हिमांशु शर्मा नंबर से बच्चे फेल हुए हैं। बिल्कुल 5 मार्क्स की ग्रेसिंग ये रीचेक ऑप्शन हटा दिया गया है क्योंकि 5.5 साल की ना करके 8 साल कर दिया गया है। ये चीजें आप अपनी कमी को छुपा रहे हैं। पीजी के लिए इजीली मिल जाएगा या आयुर्वेद की आज भी इतनी पीछे है कि स्टार्टिंग लोन स्टडीज तो 5 साल की डिग्री 8 साल 9 साल में मिलेगी। जो भी आयुष कोर्सेज में एडमिशन लिए उनके सबके साथ ये प्रॉब्लम है। हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा, वेलकम टू आवर चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बॉस, थैंक यू। So in this podcast, we will discuss about some queries and questions regarding BMS, kind of 6 month back, 23rd batch result, recheck option, next exam. So first of all, जैसे अभी 23rd batch का रिजल्ट आया बॉस, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसमें एक नंबर से दो नंबर से बच्चों की बैक लगी है, तो इसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? 1 नंबर से 2 नंबर से जिसकी बच्चे की बैक आई, अभी रिजल्ट एग्जाम आया है, मतलब एग्जाम होने के बाद जो बच्चे के रिजल्ट आए हैं उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इन सभी बच्चे का 1 2 4 नंबर से बच्चे फेल हुए हैं। बिल्कुल। तो बच्चा, मेरा ये कहना है, बच्चा इतना मेहनत किया, दिन रात पढ़ा, मेहनत किया, फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम दिए। तो कॉपी चेकर्स जो टीचर्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, वो कॉपी चेक करते हैं, तो क्या उनको ये चीज पता है या नहीं पता है कि मैं इतने बच्चे को नंबर बैठा रहा हूँ इस चीजों में, बच्चे फेल हो रहे हैं कि नहीं फेल हो रहे हैं, उसको शायद आइडिया है भी कि नहीं आइडिया। मेरे हिसाब से इस चीज को जो कॉपी चेक कर रहा है उसको पता है ये बच्चा फेल हो रहा है। यानी कि मान लीजिए एक सब्जेक्ट ऐसा जिसमें 100 मार्क्स के एग्जाम होता है, एक सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ, जैसे हो गया चरक हो गया, एक ही होता है, एक ही पेपर होता है, उसमें बच्चे के मार्क्स मान लीजिए किसी का, मैंने देखा ऐसा भी रहता है किसी ने कि 49 मार्क्स दे रहे हैं, 48 मार्क्स दे रहे हैं, मतलब 100 में से। तो क्या 1 2 नंबर से बच्चे फेल कर रहे हैं? बिल्कुल। तो क्या ये वर्थ इट है इस चीज के लिए? या यूनिवर्सिटी एग्जामिनर जो बैठा रहे हैं इस चीज को नंबर फेल कर रहा है, उस चीज को सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे 2 4 5 मार्क्स से बच्चे फेल हो रहे हैं, उन बच्चे ने क्या मेहनत नहीं की थी? दिन रात मेहनत किया था, माँ बाप की उम्मीदें थी, माँ बाप की उम्मीद इतने दूर आके बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद एग्जाम दे रहे हैं, फिर फेल हो रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर से। और वो बच्चा, बताइए, 1 नंबर के कारण वो फिर से वो सब्जेक्ट को पढ़ेगा, फिर से वो चीजें को पढ़ेगी। तो ये चीजें सही नहीं है। एग्जामिनर को ये करना चाहिए कि जो बच्चा 2 4 5 नंबर से फेल हो उसको पास कर देना चाहिए, उसको मेरे ग्रेस मार्क्स दे देनी चाहिए। 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट में ही लागू होना चाहिए 5 मार्क्स की ग्रेस मार्क्स, ना कि एक सब्जेक्ट में। जी, सीधा समझ जाओ कि 5 सब्जेक्ट है तो 5 मार्क्स सब में मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी के हिसाब से एक सब्जेक्ट में ही 5 मार्क्स मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है, कम से कम 5 सब्जेक्ट में पांचों में ही मिलना चाहिए 5 मार्क्स की ग्रेसिंग, ताकि जो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, उस लेवल पे आ पा रहा है, मतलब करीब आके फेल हो रहे हैं, वो फेल ना हो सके। आई डोंट थिंक सो कि अगर बच्चा 100 में से 99 मार्क्स ला पा रहा है, 98 मार्क्स ला रहा है, तो 1 नंबर के भी कैपेबल नहीं है, तो ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए, सारे सब्जेक्ट में मिलना चाहिए। तो मतलब यही कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो बच्चा जो 98 ला रहा है, 93 96 ला रहा है, 95 नंबर है, वो मेहनत नहीं किया, ऐसा भी नहीं है। उसने मेहनत की, क्लास की मेहनत की, उसके बावजूद वहां तक पहुंच पा रहा है। तो एज ए यूनिवर्सिटी का मेरा सजेशन है कि वो अपना रूल चेंज करके वो 5 सब्जेक्ट में 5 मार्क्स की ग्रेस मिलना चाहिए, ना कि एक सब्जेक्ट में। बस यही मैं सजेशन दे रहा हूँ। उसके कारण इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा? जो बच्चे 2 4 5 मार्क्स से लटक रहे हैं, क्या पता आपकी इस रूल से उनकी 6 महीना बैक रूल बच जाए, क्योंकि बच्चा डिमोटिवेट भी हो जाता है। क्योंकि 1 2 सब्जेक्ट में, 2 3 सब्जेक्ट ऐसा है कि यूनिवर्सिटी रूल के हिसाब से अगर 3 सब्जेक्ट में आपने पास नहीं किया तो आप 6 महीने बैक चले जाएंगे। बिल्कुल। तो 1 2 नंबर से वो बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, 2 सब्जेक्ट में फेल होता है, तो चलो वो अपने बैचमेट के साथ एग्जाम देंगे और मतलब अपने बैचमेट के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में बैक लगती है तो वो 6 महीना बैक चलेंगे। जी। तो 1 2 नंबर से आप फेल कर रहे हैं, ये चीजें गलत है, इट्स नॉट गुड, नॉट गुड। तो 5 नंबर की ग्रेस देने से सबका भला हो जाएगा, यानी सबका, कोई बच्चा 6 महीना मेरे हिसाब से बैक नहीं आए, ये 5 नंबर ग्रेस देने से। एंड आई थिंक पहले रीचेक ऑप्शन था, बच्चे एग्जाम देंगे तो अपनी कॉपी को रीचेक कर सकते हैं, बट अभी रीचेक ऑप्शन हटा दिया गया है क्योंकि बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है तो वो रीचेक करवा सकते हैं। और अब तुम लोगों ने ग्रेस भी नहीं दिया, 1 नंबर से 2 नंबर से बच्चों को लटका रखा है। और रीचेक ऑप्शन के बारे में क्या कहते हैं कि इनेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? रीचेक ऑप्शन तो होनी चाहिए जी। मेरे हिसाब से हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में ये चीजें होती है। ये यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं है? मतलब ये रीचेक ऑप्शन पहले ये ऐसा था, बट अब नहीं है। मतलब मैं अपना कॉपी चेक नहीं कर सकता, मैंने गलती कहाँ की, इतनी मेहनत किया, मुझे 99 मार्क्स मिले, 98 मार्क्स, 98 मार्क्स मिले, मैं अपना कॉपी देख भी नहीं सकता कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स दिया, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं मार्क्स को, कैसे बैठा रहे हैं। मैंने एक की कॉपी मैंने देखी जो जिसने आरटीआई डाला था, जिसकी कॉपी आई थी, तो उसमें मतलब स्क्रीन पे ही उसने टिक मारा हुआ था डायरेक्ट, उसने हर क्वेश्चन पे कितने मार्किंग किया इसका मुझे कोई पता नहीं। आपने क्वेश्चन के हिसाब से 5 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें आपने कितने मार्क्स दिए, 3 नंबर दिए, 4 नंबर दिए, कैसे चेक हो रही है कॉपी में, ये तो मुझे पता चलनी चाहिए ना कि आप जो टीचर्स अवेलेबल वहां पे होते, कॉपी चेकर्स जो होते हैं, मैंने 5 नंबर का दिया, आपने कितना दिया, मुझे पता चलनी चाहिए ताकि मैं उस तरीका से मैं तैयारी कर सकूं, एग्जाम में लिख सकूं।
अगर मुझे मेरी गलती ही नहीं पता चलती है तो मैं कैसे उस चीज को मान के चलूं कि मैं कहाँ फेल हुआ हूं? बिल्कुल। अब आप 3 बार कॉपी चेक कर रहे हो, 4 बार कॉपी चेक कर रहे हो, वो आपका सेटिस्फेक्शन है। हाँ। बट बच्चे के आंसर शीट को के लेके उसका सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी तो मुझे जरूरी मेरी है। गलती का मुझे एहसास होना बिल्कुल। चाहिए कि मैंने एक नंबर मुझसे यहाँ गलती हुई थी जी। कि मैं यहाँ पे ये चीजें छोड़ के आया तो मैं यहाँ पे फेल हूँ, एक नंबर जी, से फेल हूँ, जी। ये मुझे पता होनी चाहिए। बिल्कुल। बट ये यूनिवर्सिटी ऐसी है कि इस चीजों पे काम नहीं कर रही। मेरे हिसाब से रीचेक ऑप्शन मेरा अधिकार है, जी। तो मेरा अधिकार मुझे मिलनी चाहिए। मुझे देखने का ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जितना नंबर बैठा दिया 98 99 जो भी फेल कर दिया तो फेल। बिल्कुल। सो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि बच्चा फेल तो फेल, मैं मुझे भी हक है मेरा देखने का मैं कहाँ फेल हूँ। बिल्कुल सर। आपके सेटिस्फेक्शन से मेरा फर्क नहीं पड़ता। जी। मैं लिखा हूं कॉपी, मेरी कॉपी देखने का मुझे राइट है मैंने कहाँ गलती की, ताकि मैं अगर मुझे उस लेवल का मैंने कंटेंट नहीं डाला है क्वेश्चन जी, में, जी। पता है ऐसा होता है कि एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर दिया हूं, क्या पता कॉपी चेकर हो ऐसा सकता भी है। हो सकता है कि 5 नंबर कंटेंट में 1 नंबर देके बैठा चला गया, मैं तो भी नहीं देख सकता। आपने तो डिजिटली ऐसे टिक मार दिया हुआ, मैंने एक कॉपी देखा डिजिटली आरटीआई आया था उसके पास, तो उसने ऐसे टिक मारा हुआ था, ना कि उसने मार्किंग किया। मार्किंग नहीं थी। तो ये चीज धांधली नहीं चलेगी, हमें पता चलनी चाहिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने मार्किंग कैसे बैठा रहे हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने कैसे मार्किंग कर रहे हैं, ये मुझे पता होनी चाहिए। बस मैं इतना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू यू इनेबल होना चाहिए रीचेक ऑप्शन को फिर से वापस लाया जाए। तो मैं यही यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीजें हमारे हक में फैसला किया जाए, ताकि रीचेक ऑप्शन होनी चाहिए, ताकि मुझे मेरी गलती एहसास हो। सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है? तो नेक्स्ट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहली बात बीएमएस की बात हम करते हैं। बीएमएस में एडमिशन कैसे होता है, बच्चे कैसे आते हैं, ताकि जो व्यूअर्स आपके देख रहे हैं उनको पता होनी चाहिए। जो मान लीजिए आयुर्वेदा के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनको तो पता है कि मैं कैसे आया हूँ, इंटरव्यू कैसे लिया हूँ, एग्जिट भी कैसे जाऊंगा, तो उसको तो पूरा प्रिपेयर्ड, उसको पता है। जो न्यू व्यूअर है जिनको पता नहीं है बीएमएस के बारे में, बीएमएस होता क्या है, जो बीएमएस में न्यू कमर्स है उनके रिगार्डिंग, हाँ जो न्यू व्यूअर्स मैं उसको बताना था वो बीएमएस होता क्या है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये जो है ये 12th एग्जाम पास करने के बाद नीट में अपियर होते हैं बच्चे। नीट में आपकी जो भी मार्क्स आती है उसके बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट होती है। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आप उसके बाद आपको क्लासेस करते हैं, 75% अटेंडेंस पूरा करते हैं, 75% क्लास अटेंडेंस पूरा करने के बाद फिर आप कॉलेज के एग्जामिनेशन को फेस करते हैं, जो कि कॉलेज में इंटरनल एग्जाम होते हैं, फिर इलेक्टिव एग्जाम होते हैं, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं। मतलब समझ रहे, यूनिवर्सिटी एग्जाम होने के बाद फिर रिजल्ट डिक्लेयर होती है, फिर सप्ली आती है, फिर सप्ली में आप 6 महीने बैक जाते हैं, फिर एक बार में 3 क्लियर नहीं हुआ था, फिर 3 बार फिर से तैयारी करने के लिए मूव ऑन, फिर से खड़ा होते हैं, फिर से अपने आप को जगाते हैं कि फिर से हम कम बैक करते हैं पढ़ाई के लिए उस तरीके से। तो उसके बाद फिर सप्ली में पास होते हैं, फिर सेकंड प्रोप में आते हैं। सेकंड प्रोप में अगर आपने 4 सब्जेक्ट को पास नहीं किया फिर तो 6 महीना बैक जाते हैं, यानी कि पहले भी 6 महीना बैक चले गए फर्स्ट प्रोप में, अगर फिर सेकंड प्रोप का एग्जाम दिए तो फिर 4 सब्जेक्ट में क्लियर ना हो गए, 3 सब्जेक्ट में मैंने पास किया, तो फिर मैं यानी कि मैं फिर 6 महीना बैक हो गया, यानी कि 6 महीने ऑलरेडी बैक चल रहे थे पहले से, यानी कि पहले से हमारा बैचमेट्स के हम अलग हो चुके थे 6 महीने बैक, फिर सेकंड प्रोप में 6 महीना बैक चले, यानी कि मेरे टोटल 1 साल मैंने ऐसे ही बैक हो गया, ठीक है। फिर लास्ट प्रोप में अगर मैंने बैठने से पहले पूरे पिछले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी फर्स्ट प्रोप सेकंड प्रोप उन सभी की एग्जामिनेशन जो भी है सबको मैंने पास होना पड़ेगा, तभी आप लास्ट प्रोप का एग्जाम बैठ पाएंगे। अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी आपकी लास्ट प्रोप तक आपकी बैकें रहती है, फर्स्ट सेकंड प्रोप में आपकी बैकें रहती है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन फॉर लास्ट प्रोप। मतलब आप इतने कष्ट होने के बावजूद यूनिवर्सिटी में जो टाइम पीरियड 5.5 साल का था वो इंक्रीज हो गया। हाँ, मतलब सोच लीजिए इससे ड्यूरेशन 5.5 साल का कोर्स, उसके बाद मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में फेल सप्ली देने के बाद फिर इंटर्नशिप देंगे, फिर इंटर्नशिप में फिर नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा, तो समझ फिर हर साल साल में 2 बार नेक्स्ट एग्जाम होंगे, यानी कि 6 महीने वहां भी मान के चलिए बच्चे एक बार में शायद ही मुश्किल से 100 बच्चे क्लास में हैं, मुश्किल से अपियर तो पहली तो मतलब आधा संख्या तो पहली खत्म हो गया रहेगा, मतलब 50-100 क्लास के बच्चे हैं तो 50 तो पहले 6 महीना बैक चले गए होंगे, 50% पहले से फेल होगा, 50% तो आते आते फेल होंगे, यानी कि मोटा मोटी एक क्लास में 100 बच्चे हैं, तो नेक्स्ट एग्जाम अपियर होने के लिए मिनिमम मान के लिए 15 से 20 बच्चे 25 बच्चे अपियर होंगे, 15 से 20 25 बच्चे, उसमें से कितने बच्चे निकलेंगे नेक्स्ट एग्जाम में? फर्स्ट में मेरे हिसाब से 20-30 बच्चे अपियर होते हैं नेक्स्ट एग्जाम में, मुश्किल से 5 से 10 बच्चे निकलेंगे फर्स्ट अपियर में, जो कि टाइम पे डिग्री लेके जाएंगे, यानी कि पहली संख्या कितनी थी? 100। आपने 100 बैचमेट्स के साथ में उतरे, सप्ली आते आते आपकी आधा संख्या खत्म हो गई, फिर सप्ली वाले फिर आपके साथ में आए, फिर आप में आधा संख्या और खत्म हो, सेकंड प्रोप में भी खत्म हो गई, फिर नेक्स्ट प्रोप में आए, फिर आपकी झूठ खत्म हो गई, करते करते यानी कि लास्ट 5.5 साल में जो डिग्री होगा वो सिर्फ मुश्किल से 5 से 10 बच्चे पास कर पाएंगे। बाकी जो भी 90% बच्चे हैं
वो डिग्री लेट लेके जाए। सीधा मोरल ऑफ द स्टोरी है, ये डिग्री 5.5 साल की ना करके 8 साल कर दिया गया है। सो एट द एंड क्वालिटी ऑफ डॉक्टर तुम इंक्रीज कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर। लेकिन ये भी तो देखो, अगर तुम इतना टफ बना रहे हो, एंट्रेंस भी देके आ रहा है बच्चा बीएमएस में, ठीक है, उसके बाद तुम एग्जिट के लिए एक टेस्ट और दे रहे हो, नेक्स्ट एग्जाम, तो जो हमारे सुपर सीनियर्स हैं जिन्होंने जिनका बीएमएस पूरा क्लियर हो चुका है, उनको देखा जाए जो नेक्स्ट एग्जाम देके आ रहे हैं, तो सेम ही उनका लेवल रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है, नेक्स्ट एग्जाम आप ला रहे हैं, ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। या तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम इतने टफ कर दो, उनके स्ट्रिक्टनेस इस तरीके से बढ़ाओ कि बच्चे क्वालिटी ऑफ डॉक्टर उसी में से निकले। मेरा ये कहना है कि सीधे आपको नेक्स्ट एग्जाम लाने की जरूरत क्यों पड़ी? मेरा सवाल यही है कि नेक्स्ट एग्जाम आप ला रहे हैं तो उधर से मतलब रिप्लाई यही आ रहा है कि क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर्स निकालना चाह रहे हैं। तो क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर्स निकालने के लिए पहले कॉलेज ऑफ कंटेंट पे मेंटेन करना पड़ता है, कॉलेज पे काम करना पड़ता है, कॉलेज फैकल्टी इन सब पे काम करना होता है। आपने ये सब पे काम न करके डायरेक्ट आप लास्ट स्टेज पे आप काम कर रहे हैं। तो ये चीजें आप अपनी कमी को छुपा रहे हैं इस चीज के लिए कि हमारा जो कमी है ये छुपाकर हम बच्चे के लास्ट भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ये चीजें गलत है। आपको नेक्स्ट एग्जाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं आई इस कोर्सेज में, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे इतना धक्के खा के आएंगे। ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्जाम का इंटरनल कॉलेज के एग्जाम 75% अटेंडेंस सब चीजें मेंटेन करने के बाद, सप्ली 6 महीना बैक रूल इतने देने के बावजूद नेक्स्ट एग्जाम में बैठेगा तब डिग्री हासिल होगी। आपने कितना लेंदी बना दिया इस चीज को। तो ये चीज वर्थित नहीं है। अब जैसे हम बीएमएस में देखें, बीएमएस में हिंदी भी है, संस्कृत भी है, इंग्लिश भी है, ठीक है। अब अगर हम 12th में देखें तो जो यूपी बोर्ड के बच्चे, चलो वो हिंदी कर लेंगे। सीबीएसई आईसीएसई के अगर बच्चा बीएमएस में आ रहा है, ठीक है, तो उसको पहले तो हिंदी टफ पड़ेगी, ठीक है, हिंदी टफ पड़ी, ऊपर से संस्कृत भी है। तो मेरे हिसाब से संस्कृत को भी तुम्हें अपना 12th तक स्कूल्स में मैंडेटरी कर देना चाहिए। अगर बीएमएस में आएंगे बच्चे तो एटलीस्ट उनके लिए नया ना हो कुछ। अब जैसे मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ तो बीएमएस में आया, ठीक है, संस्कृत है इसमें, अब मेरे लिए वो टफ पड़ रही है कि अगर मैं संस्कृत पढ़ूं, मतलब मेरे से पढ़ा भी नहीं जाता संस्कृत। धीरे धीरे अगर मेरा पहले से माइंडसेट होगा मुझे संस्कृत पढ़नी आती है तो आई थिंक मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। मेरे लिए वैसे टफ है बीएमएस अगर मैं सीबीएसई में आईसीएसई से हूँ, ठीक है, और आगे चल के तुमने नेक्स्ट एग्जाम भी दे दिया जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग देने के बावजूद, नेक्स्ट एग्जाम देने के बावजूद उसमें कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी नहीं है। लाइक तुमने नेक्स्ट एग्जाम दिया, उसके बाद तुम्हें एटलीस्ट गवर्नमेंट या पीजी एग्जाम को और नेक्स्ट एग्जाम को सेम कर देना चाहिए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें बात यही है कि आपने ये चीजों को आपको पता है बीएमएस कोर्सेज में हम लोगों ने आयुर्वेद को भी पढ़ते हैं, मॉडर्न को भी पढ़ते हैं, यानी कि हमने हर चीज को पढ़ते हैं। एमबीबीएस वाले सिर्फ मॉडर्न को फॉलो करते हैं, एमबीबीएस वाला भी कंटेंट लेगा और आयुर्वेदा भी, दोनों चीजों को, अपनी पद्धति को भी नहीं छोड़ते हैं। जो हमारे देश में जो पद्धति आयुर्वेद जो जन्म हुआ हमारे देश में, उसको हम अपने जागरूक करने उसको भी पढ़ते हैं, और न्यू जो आती मॉडर्न मेडिसिन है, मतलब जो भी है उसको हम पढ़ते हैं। यानी कि मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों को हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक चीज पे काम करते सिर्फ आयुर्वेद पढ़ते हैं। तो दोनों चीज पढ़ने के बावजूद तब हम नेक्स्ट एग्जाम जो भी सब चीजें देंगे, तो ये चीजें वर्थित नहीं है। ये चीजें आप लोगों को यूनिवर्सिटी, आपको ये चीज करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी आपको ठीक करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ठीक करते तो ऐसा नेक्स्ट एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, और क्या बोलते हैं, जो हमारे सीनियर्स नेक्स्ट एग्जाम पास आउट होके गए, ठीक है, आपने ये बताया, सबसे पहले सवाल यह था कि आपने ओल्ड बैच को, जितनी भी ओल्ड बैच है सबको रिलैक्स दे दिया कि आप इतने बैच को आप रिलैक्स दे दिया, आप नेक्स्ट एलिजिबल नहीं है। सिर्फ 21, 22, 23 ये बैच सिर्फ यहाँ से बैच एग्जाम देना चालू करेंगे नेक्स्ट एग्जाम। तो आप तो सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम 21-22 बैच पे, 23 बैच पे देगा, तो उसमें हमें डिफरेंस क्या है? मेरा ये सीधा सीधा सवाल यही है। मतलब ओल्ड बैचेस जो निकल गए उनमें और हमारे में 21, 22, 23 उनमें डिफरेंस क्या है? ये हम सबसे बात करनी चाहेंगे कि हम अगर नेक्स्ट एग्जाम पास करते हैं, इतने टफेस्ट एग्जाम जो भी नेक्स्ट एग्जाम होने वाली है, तो हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ एक लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो पहले वाले जो सीनियर्स थे, पहले वाले बीएमएस डॉक्टर्स, उनके पास भी है और हमारे पास भी होगा। न्यू कमर्स के पास कुछ स्पेशल पावर है, कुछ स्पेशल अधिकार है, उनको पीजी के लिए इजीली मिल जाएगा, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है, कुछ ऐसा आना चाहिए अगर तुम नेक्स्ट एग्जाम दे रहे हो। तो आप नेक्स्ट एग्जाम लागू कर रहे हैं तो हम इसकी कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं, बट ये चीजें नहीं अवेलेबल नहीं भी चाहिए। मतलब आपने फैसला अगर कर लिया है पूरा तरीका से कि हम नेक्स्ट लाना ही चाह रहे हैं, तो ये आपको कुछ ऐसा चीजें लानी चाहिए ताकि बच्चे को जुनून पैदा रहे कि मैं नेक्स्ट एग्जाम क्रैक करूंगा, उसके बाद मैं आगे अपना कंटिन्यू कर सकता हूं। यानी कि आपको गवर्नमेंट सर्विस दे देनी चाहिए। ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन करना चाहिए कि आप नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, आपका गवर्नमेंट सीट कहीं ना कहीं रखा हुआ है, यानी कि आप कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में आपका गवर्नमेंट सैलरी, आपको जो भी एम्प्लॉय है आप करना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये चीजें होनी चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस होनी चाहिए सबसे पहली बात नेक्स्ट एग्जाम पास करने के बाद। दूसरी चीज, ये ऑप्शन है पहले। दूसरी ऑप्शन यही, तो आप नेक्स्ट एग्जाम को और पीजी एग्जाम को दोनों के एक कॉमन एग्जाम कर देनी चाहिए दोनों को, ताकि बच्चे जो पास करे वो पीजी का तैयारी दोबारा ना करना पड़े।
एक बार में नेक्स्ट एग्जाम पास आउट हुआ, उनको पीजी में कहीं ना कहीं सीट अलॉट हो गई कहीं ना कहीं। ये चीजें दो, या तो ये ऑप्शन कर सके या दूसरा गवर्नमेंट सर्विस दे सके। इससे क्या होगा पूछिए, इससे हमें और जो सीनियर जो निकल गए उनमें डिफरेंस पैदा हो, ताकि बच्चे का मोटिवेशन मिलेगा कि हम नहीं देना पड़ेगा, फिर भी उसको सिलेक्शन। और घर वाले भी खुश रहेंगे, घर वाले भी खुश होंगे कि मेरा बच्चा नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई किया है। क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स की बात कर रहा है ना सर, तो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर जब निकलेंगे तो कम से कम उसको ये हिम्मत होनी चाहिए कि मैंने नेक्स्ट एग्जाम पास आउट होकर मैंने ये गवर्नमेंट हासिल किया है, गवर्नमेंट जॉब, ताकि सोसाइटी को ये मैसेज जाए कि ये मेहनत की, मतलब समझो अपनी मेहनत की तब वो मिला। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए नेक्स्ट एग्जाम वर्थ इट नहीं है। सीधा अगर नेक्स्ट एग्जाम ला रहे हैं तो कॉलेज पे काम कीजिए, यूनिवर्सिटी पे काम कीजिए, सब पे काम करने के बाद तब ये चीजें नेक्स्ट एग्जाम लाइए, वरना नेक्स्ट एग्जाम हमारे आयुष कोर्सेज में अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, जिसको हम बायकॉट करते हैं। ये हमारे में पॉसिबल नहीं है इसी को, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी उस लेवल का नहीं, हमारी जो कॉलेज वगैरह जो भी जहां भी चल रहा है उसमें उस लेवल का पढ़ाई नहीं होता है। क्योंकि कॉलेज में जो भी है सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, मगर थ्योरी के माइंडसेट से, उस लेवल का नेक्स्ट के माइंडसेट से क्लासेस नहीं लगती है हमारे। अगर नेक्स्ट लागू होता तो पहले ही सी क्लासेस लगती उसकी, एमसीक्यू के लेवल का, उस लेवल के आईक्यू लेवल के एमसीक्यू के लेवल का तैयारी किया जाता, ताकि बच्चे को माइंडसेट क्लियर है कि हमको नेक्स्ट एग्जाम देना है। टीचर्स को भी पता होनी चाहिए कि नेक्स्ट एग्जाम देना, ताकि उस तरीका से पढ़ाए जी। आप इसको कंपलसरी करना चाहिए, जिस तरीका से आपने हर कोर्सेस में इसमें बता दिया ना कि इलेक्टिव कोर्सेस होनी चाहिए, इलेक्टिव कोर्स को आपने ऐड किया, उसी हिसाब से आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको उस तरीका से कुछ ना कुछ क्या होते हैं ऐड करना चाहिए। हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में आपको गाइडलाइंस निकालनी चाहिए कि आपको बजाते इसकी तैयारी करानी है। ये मेरा सजेशन है एज ए यूनिवर्सिटी, एज ए आयुष मंत्रालय, एज ए एनसीआई, सब इसका मैं मैसेज देना चाहता हूँ इस चीज को। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग लोन स्टडीज। तो बच्चा लोन लेके आ रहा है, आप एक नंबर दो नंबर से बच्चे को बैक दे रहे हो, ठीक है। लोन लेके आने के बाद उसको तो इतना ही टाइम मिला है ना, उसको इतना बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाया जाता है लोन के लिए, उसमें दिखाया जाता है कि तुम्हारे इतनी साल के लिए इतनी फीस है, ठीक है, जब तुम्हें लोन मिलता है। तो सर्टिफिकेट में जो पूरा डेट्स दे रखी है उसमें कि इतने से इतना तुम्हें करना पड़ेगा। अब बच्चा एक नंबर दो नंबर से रह गया तो वो अपना लोन, अपना जो टाइम पीरियड था बीएमएस का 5.5 साल, वो तो निकाल देगा। तो लेकिन इंटरेस्ट तो फिर भी बनता रहेगा ना बच्चे के ऊपर। तो बच्चा जब अर्न नहीं करेगा तो इंटरेस्ट कहाँ से पे करेगा? तो आप इसके रिगार्डिंग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बीएमएस में जो बच्चा एडमिशन ले रहा है, जो भी बच्चा है वो फाइनेंशियली वीक है, मतलब मिडिल क्लास वाले हैं, फाइनेंशियली वीक है। अगर उस, क्योंकि आयुर्वेदा में इंटरेस्ट वाले स्टूडेंट मुश्किल से 10% वाले लोग हैं जिनको मतलब जेन्युइन इंटरेस्ट होगा कि मुझे आगे आयुर्वेदा को फॉलो करना है। ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग होते हैं जिनके पास उतनी इनकम नहीं है, उस लेवल का ये नहीं है, तभी वो आयुष कोर्सेज में आते हैं। वरना आई डोंट थिंक सो कि बच्चे, जितने भी बच्चे आते हैं एक बैच में, मान के लो एक बैच में 60 बच्चे हैं, 60 में से वो 30% भी मुझे नहीं लगता कि बीएमएस में इंटरेस्ट होगा। जो बच्चे कुछ 10-15% बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट होगा, वो लोन के रिगार्डिंग, नेक्स्ट एग्जाम के रिगार्डिंग और 6 मंथ बैक जो आता है उसके रिगार्डिंग और डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर न्यू कॉमर्स जो आना चाहते हैं वो बीएमएस में एडमिशन लेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ नेक्स्ट एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग एंड 6 मंथ बैक। यही है, मतलब जो बच्चे हैं, मतलब जो न्यू बैच है, जो आने वाले जो भी बच्चे हैं, उनको तो आप अभी तो उनको पता नहीं है इस चीज को, नेक्स्ट एग्जाम क्या होने वाला है उनको पता नहीं है, वो क्या होगा। मैं एक ही कहना चाहूंगा, नीट एग्जाम इतनी टफेस्ट एग्जाम में बच्चा जब उस लेवल का क्वालिफाई करके जब एडमिशन बच्चा लेता है उस लेवल का, तो नेक्स्ट एग्जाम को नेगेटिव मार्किंग के साथ बच्चा देना पड़ेगा। तो वो देगा, उसके बाद वो क्वालिफाई करेगा, तभी जाके वो प्रैक्टिस कर पाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, अब लोन की बात करते हैं। लोन जो बच्चा जो फाइनेंशियली लोन की बात करते हैं, लोन जो बच्चे जो फाइनेंशियली जो उस तरीका से वीक है, वो लोन लेके बच्चे पढ़ने आते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे। उसकी परिवार के पीछे जिम्मेदारी होती है, उम्मीदें होते हैं उसके, उस पर इतने दूर से आकर वो एडमिशन लेता है, लोन से पढ़ता है, ताकि हमारा बच्चा अर्न करे, ताकि डिग्री लेकर जल्दी समय पर समाज में उसकी एक पर्सनैलिटी बने जल्दी। ठीक है, वो करके आता है, लोन लेकर पढ़ने आता है स्टूडेंट। तब उसके बाद अगर उसका लोन समय पे नहीं चुकता होता है तो इंटरेस्ट ज्यादा रेट पड़ेगा, बिल्कुल, तो पे आउट बढ़ता जाएगा। हाँ, तो आपने उसके लिए क्या गाइडलाइन निकाला है? मेरा ये कहना है कि आपने ये नेक्स्ट एग्जाम का लागू कर दिया, तो उसके लिए कुछ ऐसे लोन से जो स्टडीज कर रहे हो उसके बारे में आपने क्या सोचा? आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ गाइडलाइंस देना चाहिए जो बच्चे लोन से पढ़ रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली वीक है। अगर बच्चा अगर अर्न ही नहीं करेगा तो उतना पैसा वो अर्न कहां से जमा कर पाएगा इंटरेस्ट के लिए? क्योंकि 5.5 साल का कोर्स आपने 8 साल 9 साल में आपके बच्चे को डिग्री दे रहे हैं, तो इस बीच का ड्यूरेशन 5.5 साल से 8 साल के बीच में जो भी है, मतलब 3 साल के जो भी 2-3 साल जो भी बच्चे होंगे, उसमें इंटरेस्ट इतना हाई रेट हो जाएगा। उसके बारे में आपने क्या सोचा? यूनिवर्सिटी जो भी क्या बोलते हैं, एनसीआईएम और आयुष मंत्रालय, इसके बारे में आपने क्या सोचा जो आप नेक्स्ट एग्जाम ला रहे हैं? तो उसके लिए गाइडलाइन आप निकालिए उसी चीज के लिए, ताकि जो बच्चा लोन से पढ़ रहे हैं उसके लिए, ताकि वो रहे मोटिवेशन, ताकि जज्बा रहे, ताकि हम आगे बीएमएस को कंटिन्यू कर सके। वरना ऐसा क्या रहेगा, आने वाले समय में बीएमएस कोर्स में एडमिशन कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप एक तरफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं हमारे तरफ कि आयुर्वेद को पूरे देश में फैलाना है जी, मगर आप
हमारे बच्चे, जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज जो चल रहा है, उसके पीछे आप तो ये चीज नहीं देख रहे कैसे चल रहा है, कैसे रन कर रहा है, क्या हो रहा है, बच्चे पास हो पा रहे कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में अभी कभी बात नहीं किया। हमारे सैलरी पे कभी आपने बात नहीं किया। आप इस चीजों को बात ना करके आप डायरेक्ट हम पे नेक्स्ट एग्जाम ले रहे हैं। बिल्कुल, बताइए, ये चीज पे आप बात नहीं करते हैं, हमारे सैलरी पे बात नहीं करते, हमें ये परमिशन मिलनी चाहिए, इस पे बात नहीं करते, सिर्फ आप बोलते हैं हम पूरे देश में आयुर्वेद पे करते हैं, हमारा आयुर्वेद ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। आयुर्वेद की आज भी इतनी पीछे है क्योंकि हमें अपने लोगों ने हमें पीछा ढकेल दिया है। बिल्कुल, एक तरफ आप अपने कल्चर को इम्प्रूव कर रहे हो, कल्चर के इंक्रीज कर रहे हो कल्चर को, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप नेक्स्ट एग्जाम लाके उसी चीज को, जो बच्चे थोड़े बहुत मोटिवेट थे बीएमएस के रिगार्डिंग, आयुर्वेद के रिगार्डिंग, उनका भी मोटिवेशन खत्म हो जाएगा और लोग इससे अब्रॉड की तरफ भागना चालू कर देंगे। मतलब जो बच्चा अब्रॉड ना जाकर वो अपने देश की पद्धति में आयुर्वेद को आगे बढ़ाया, आयुर्वेद को जिंदा रखा, उस चीज को उस पर वो स्टडीज कर रहा है ताकि आयुर्वेद को और बढ़ावा मिल सके। बट आपने ऐसा रूल रेगुलेशन लाने से इससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा जी। जो अगर किसी बच्चा को ये पता चल जाए कि तुम्हारी 5.5 साल की डिग्री 8 साल 9 साल में मिलेगी, तो क्या बच्चा वो एडमिशन लेगा? कोई एडमिशन लेगा नहीं लेगा, वो चीज वर्थ नहीं लेगा, क्योंकि वो सभी बच्चे जिसकी मेंटलिटी जो थॉट होगी वो सब बच्चे अब्रॉड की तरफ भागे फिरेंगे, अब्रॉड में एडमिशन एमबीबीएस की तरफ भागेंगे। ये चीजें हैं, इसलिए हमें ये रिक्वेस्ट करते हैं इस चीज के लिए कि नेक्स्ट एग्जाम को हमारे बैच हमारे आयुष कोर्सेज में ना लाया जाए, इसको बायकॉट किया जाए, ये मेरा सुझाव है जी। सो ये थे हमारे कुछ पीओवीज मेरे बॉस के, ठीक है। तो मैं आप सबके भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट एग्जाम के रिगार्डिंग 6 मंथ बैक के रिगार्डिंग, और जो 1 मार्क से 2 मार्क से बच्चों को फेल कर जाता है, इन सब के रिगार्डिंग प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बॉस हमारे इस पॉडकास्ट या वीडियो इस डिस्कशन को सफल बनाने के लिए। और देखिए मैं ये कह रहा हूँ, आज मैं बोला हूँ यहाँ पर आकर जी, आप लोग जब तक अपने पैथी को इसी, जब तक कोई सामने आकर नहीं बोलेगा इस चीज को लेकर, क्योंकि किसी न किसी को आगे आकर बोलना होगा इस तब तक तुम सहते रहोगे अपने इस चीज को, अपने इस चीज को, क्योंकि यार ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हारा लाइफ है यहाँ पर यार। आयुर्वेद में तुम एडमिशन लिए हो, 5.5 साल को कोर्स को 8 साल में कर रहे हो, इसलिए इस हिसाब से सबको आगे आनी चाहिए। पर्सनली मेरा नहीं है, मेरे लिए पर्सनली ये चीज नहीं कि मेरे लोगों ने सुना, ये जो भी आयुष कोर्सेज में एडमिशन लिए उनके सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये नहीं समझे कि पर्सनली आयुर्वेद के साथ हो रहा है या पर्सनली मेरा मामला है या तुम्हारा मामला है। हिंदुस्तान के हर एक बच्चा का मामला है जो आयुर्वेद में आयुष कोर्सेज में एडमिशन लिया, न्यू कमर्स है या कर रहे हैं आफ्टर 20 बैच, हाँ, उन सब का ये मामला है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखें, इस चीज को, और इस पे हमारा सपोर्ट कीजिए इस चीज को लेकर, और इसको आगे काम किया जाए, आगे बात को हमारी पहुंचाया जाए यूनिवर्सिटी में कि बच्चे क्या थॉट रखते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं इस चीज के लेकर। थैंक यू वंस अगेन बॉस, एंड सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड बीएमएस को इंक्रीज करने के लिए, अपनी पैथ को इंक्रीज करने के लिए हम इससे रिलेटेड और अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे, और आपको किस कंटेंट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। So thank you so much boss, and thank you so much my audience, and please like, share and subscribe once again. Thank you so much. Thank you.